आज हमारा लेक्चर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 3 के मुताबिक आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 3 जो है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के मुताबिक। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, आइए इनको समझते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है, अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यानी कुछ करने या कुछ ना करने के बारे में। इफ सम इवेंट कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट। कुछ केसेस के जरिए हम इसको समझेंगे। मान लीजिए ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। अब मिस्टर ए मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर तुम मिस्टर बी, अगर तुम सी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। इफ बी मैरीज सी, ए मिस्टर बी से कहता है कि अगर तुम सी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, पैसे दूंगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में हो जाता है। और सी जो ऑब्जेक्ट है जिस पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, सी डाइज विदाउट मैरिज। तो ये हो गया कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया इवेंट हैपनिंग सेक्शन 32। ये इवेंट हैपनिंग पर था। अगर वो इवेंट हैपन हो जाती, अगर इवेंट हो जाती, फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर बी सी से शादी कर देते तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता। जब सी ने शादी ही नहीं की और शादी के बगैर ही गुजर गई तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सेक्शन 32 इवेंट हैपनिंग पर बेस्ड था। दूसरा आप केस देखते हैं, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए मिस्टर बी से एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, इफ सर्टेन शिप रिटर्न्स, एक जहाज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर वो शिप वापस आ गई तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। कितने भी पैसे, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया और वो शिप नहीं आती, शिप सिंक हो जाती है, डूब जाती है, शिप सिंक या संक बोले इसको, शिप संक। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गया। और ये एन इवेंट नॉट हैपनिंग पर मबनी था, यानी कोई ऐसा इवेंट जो ना हो। अगर वो हो जाता तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गया। सर्टेन शिप वापस आ जाता तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता। इसे एन इवेंट नॉट हैपनिंग बोलते हैं। सेक्शन 33 हमारा तीसरा एग्जांपल है, आइए देखते हैं। ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी।
वही सेम पहले वाला ये अगर मिसाल ले लें हम कि मिस्टर ए मिस्टर बी से कहता है अगर तुम सी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। सेम मिसाल उठा लेते हैं। इफ बी मैरिज सी, अगर बी सी से शादी करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अभी सी ने क्या किया कि सी ने डी से शादी कर ली, सी मैरिड विथ डी। अभी जब सी ने डी से शादी कर ली तो ये तो नामुमकिन नजर आने लगा, ये तो इम्पॉसिबल हो गया कि अभी सी की डी से शादी हो सकती है। हाँ, एक शर्त पे, जब डी की डेथ हो जाए तो फिर सी बी से शादी कर सकती है। तो ये हो गया एन इवेंट इम्पॉसिबल, सेक्शन 34। सेक्शन 34 ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इम्पॉसिबल इवेंट पर मबनी है। अभी तो ये इम्पॉसिबल लग रहा है कि बी सी से मैरिज शादी करेगा, जब इम्पॉसिबल हो गया तो इसकी परफॉर्मेंस भी इम्पॉसिबल हो गई, इनवैलिड हो गया। हम अपना चौथा मिसाल ले लेते हैं, ये मिस्टर ए मिस्टर बी। फॉर एग्जांपल आप इसको कहे कि मिस्टर एक्स से ये मिस्टर वाई, ये नहीं कि आप कहें कि यार सर ने मिस्टर ए और बी की लिस्ट लगा रखी है। अभी वही दूसरे नंबर वाला, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है। इसमें टाइम फिक्स किया गया है। इफ सर्टेन शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर, अगर ये जहाज एक साल के अंदर आ गया तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। यानी एक साल में नहीं आया तो जाहिर बात है कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गई। एक साल में वो जहाज आ जाता है सर्टेन शिप तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गई। ये है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एन इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन अ फिक्स्ड टाइम, यानी वो इवेंट जो फिक्स टाइम में ना हो सके, हैपन ना हो सके, तो इसे इसका ये भी एक टाइप हो गया। चौथा टाइप। पांचवा टाइप क्या है? फॉर एग्जांपल ये मिस्टर ए, ये मिस्टर बी, वही तीसरे नंबर वाला मैरिज वाला मिसाल उठा लेते हैं। इफ बी मैरिज सी, लेकिन सी मिस्टर ए मिस्टर बी से एग्रीमेंट करता है कि मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। कितने? 1000 रुपीज। जिस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना उस टाइम 1000 बहुत बड़ा अमाउंट था। आज के तो 20-30 लाख से भी ज्यादा हो जाएंगे। इसीलिए ये पुराना एक्ट है 1872 का, तो इसमें 1000 वाला एग्जांपल है। अभी ए मिस्टर बी से एग्रीमेंट करता है, इफ बी मैरिज सी, ए विल पे 1000 रुपीज। अभी एग्रीमेंट के टाइम सी की डेथ हो जाती है, सी डाइड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट वाइड हो गया। ये है सेक्शन 36 इम्पॉसिबल, यानी ऐसा एग्रीमेंट जो नामुमकिन नजर आए। क्योंकि भाई सी की तो डेथ हो गई, अभी बी सी से शादी करेगा, ये तो एक इम्पॉसिबल है, ये तो नामुमकिन बात है। तो इसीलिए ये इम्पॉसिबल इवेंट के लिए हमारा छठा एग्जांपल है, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी।
इसने क्या किया कि एक घर खरीदा, परचेज्ड हाउस इन 10,000 रुपीज, 10,000 में घर खरीदा। 10,000 पुराने टाइम पे, अभी के 10,000 की तो कोई अहमियत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये घर जो है, ये घर जब जाता है, हाउस बर्न हो जाता है, इसे हम कहेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अभी इसकी डेफिनेशन आ गई, इसे हम क्या कहेंगे, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अभी हमने क्या समझा कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पर मबनी हो, उसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। टू डू और नॉट टू डू समथिंग, डज और डज नॉट हैपन, कोई ऐसी चीज जो की जाए या ना की जाए, कोई ऐसी चीज जो हो या ना हो, यानी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, सर्टेन नहीं है, यकीनी नहीं है, गैर यकीनी है। उसके कितने हमने टाइप्स पढ़े, 5 टाइप पढ़े। पहला सेक्शन 32 हमें बताता है कि इवेंट हैपनिंग, जब वो इवेंट हैपन हो जाएगी, जब हो जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, नहीं होगी तो इनवैलिड होगा। उसके लिए हमने एग्जांपल देखा, इफ बी मैरिज सी डाइज विदाउट मैरिज, अगर सी मर नहीं जाती और बी से मैरिज करती तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता, और ए जो है बी को वो पैसे दे देता जिसका कॉन्ट्रैक्ट किया। दूसरी जो इसकी टाइप है वो एन इवेंट नॉट हैपनिंग, यानी ऐसी इवेंट जो ना हो। इसमें वो शिप का मिसाल दिया कि अगर वो सर्टेन शिप नहीं आता, डज नॉट रिटर्न, आने का नहीं आना, डज नॉट रिटर्न, डज नॉट रिटर्न, अगर वो शिप वापस नहीं आया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। और शिप वापस आ जाता है, शिप वापस आ जाता है तो ये नॉट हैपनिंग वाली होगी। अगर शिप डूब जाता है, नहीं आता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगी। इसमें दूसरा मिसाल हमने पढ़ा, एन इवेंट इम्पॉसिबल, ऐसी इवेंट जो इम्पॉसिबल हो। इसमें वही मिसाल दिया कि इफ बी मैरिज सी, ए विल पे 1,000 रुपीज, तो सी जो है वो डी से शादी कर लेती है। जब सी की डी से शादी हो जाती है तो ये तो इम्पॉसिबल लगता है कि अभी उसकी डी से शादी होगी। ये लीगल एग्जांपल्स है, इसे इलस्ट्रेशंस बोलते हैं, इलस्ट्रेशंस। ये जब आप सेक्शन पढ़ेंगे तो ये इलस्ट्रेशंस आपको मिलेगी। ये इलस्ट्रेशंस इंतहाई आम है, जब तक आप इलस्ट्रेशंस को नहीं समझेंगे आप सेक्शन को नहीं समझेंगे। सेक्शन 36 बताता है इम्पॉसिबल। अच्छा, ये इम्पॉसिबल एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द बोथ पार्टीज। अभी ये बैठे हुए हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं कि इफ बी मैरिज सी, ए विल पे 1,000 रुपीज। उसी टाइम सी की डेथ हो जाती है तो ये एग्रीमेंट वाइड हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट तक ही नहीं पहुंचा, ये वाइड हो गया। अभी इसकी लास्ट में हमने जो एग्जांपल देखी कि ए ने बी से एक घर खरीदा 10,000 रुपए में, और वो घर जल जाता है, आग लग जाती है, तो इसे बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसकी डेफिनेशन क्या है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग if some event collateral to contract does or does not happen. It means it depends on uncertain future events, not certain, uncertain future events, 5 kinds: happening event does not happen, event impossible and impossible things, even not happening on fixed time। इसका 5वां किस्म है fixed time, within the year, अगर साल में वापस नहीं आया, 1 साल के बाद वापस आ गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड रहेगी। तो दोस्तों ये था इसका चैप्टर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर था 3, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में।